नया IBN 7 हौसला है। नेपाल से खबर यह आ रही है कि अब तक वहां कम से कम 700 लोगों की मौत हो चुकी है भूकंप के बाद। और केंद्रीय गृह सचिव ने भारत के जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक भारत में कम से कम 34 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा भारत में जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 25 जख्मी हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में 2.5 साल के एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में 8 साल की बच्ची की मौत हुई है। बिहार में भूकंप के कारण कम से कम 23 लोग मारे गए हैं, 48 लोग जख्मी हुए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में 4, सीतामढ़ी में 4 लोगों की मौत हुई है। बिहार के दरभंगा में 2 लोगों की मौत हुई है। सुपौल और अररिया में 1 की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हुई है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में 1-1 की मौत हुई है। बंगाल के मालदा में 69 लोग भूकंप के कारण जख्मी हुए हैं। जाएंगे about 24 doctors and they will have their entire equipment and medicines along with them. तो कल इसके बाद और कुछ उम्मीद है कि कुछ अभी देखिए ऐसा है कि अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास यही रिक्वायरमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो फिलहाल तो दिस इज द ओनली थिंग एंड एज एंड व्हेन वी गेट सम मोर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो हम और जहाज प्रेजेंट करेंगे सर्विस में। थैंक यू सर। मदद आगे भेज रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और आपके सामने जो फिगर्स है वो ये कि भारत में भी कैसे अलग अलग जगहों पर खास तौर पे 4 राज्यों के अंदर भूकंप से तबाही हुई है। और ये डिटेल्ड जानकारी अब से थोड़ी देर पहले भारत के गृह सचिव ने दी है। ये जो विजुअल्स देख रहे हैं आप, ये एनडीआरएफ की टीमें हैं जो रवाना हो रही है हिंडन एयरबेस जो दिल्ली के पास है वहां से। ऑलरेडी जा चुका है इस बेस से और अभी 2 और C-17 ग्लोबमास्टर तैयार कर रहे हैं। दोनों में एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और RAMT रैपिड एयर मेडिकल टीम, इन दोनों का यूनिट्स को मिला के एक को थोड़ा जल्दी भेज रहे हैं कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्स पे पहुंच पाए और वहां पे थोड़ा सेटअप करें और सर्वे करें। और बाकी दोनों टीम के जो बचते हैं वो 3-4 घंटे के बाद दूसरे जहाज में लॉन्च करेंगे। बाकी कुछ अभी तो ज्यादातर मेडिसिन ही जा रहे हैं। बाकी रिलीफ मटेरियल जैसे ब्लैंकेट्स, फूड वगैरह शायद कल से शुरू होगा। एयरफोर्स का यूनिट भी जा रहा है। Yes, the Rapid Air Medical Team is an Air Force unit. It's a self-contained first response medical team for any disaster relief. तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीमें कुछ निकल चुकी हैं, कुछ इस वक्त हिंडन एयरबेस से और साथ ही साथ भारत के कुछ और एयरबेसेस से निकलने की तैयारी में है। ये मदद लेकर जा रहे हैं। इनमें इमरजेंसी हॉस्पिटल भी शामिल है। ये विजुअल स्क्रीन पर है आपके सामने। लेकिन साथ ही साथ भारत के 4 राज्यों के अंदर लोगों की भूकंप के कारण मौत हुई। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत इस वक्त मौजूद है। जी विक्रांत। देखिए आकाश, इस समय एनडीआरएफ जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें गृह सचिव ने जानकारी दी कि 34 डेथ अभी तक कंफर्म हुई हैं। एनडीआरएफ की 8 बटालियन से 6 टीमें जा रही हैं और इन 6 में से एक टीम ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है, अबाउट 50 लोगों की, जिसमें 2 कुत्ते भी गए हैं और सारे सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट उसमें गए हुए हैं। उसके साथ बाकी 5 टीमें अभी यहाँ पे तैयार हैं जो कि जहाज में लोड होने के लिए तैयार हैं और वो बाकी 5 टीमें जाएंगी। उसके बाद हमारे उनके साथ सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट है, मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, डॉग्स हैं, सर्च डॉग्स हैं। तो एक किसी इस तरह की आपदा में जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले सर्च की जरूरत पड़ती है, उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए और उसके बाद फिर दवाइयों की। तो हम सारी चीजें लेके जा रहे हैं, सारे इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, दवाइयां लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमारे पास पैरामेडिक जा रहे हैं। हम एक सेल्फ कंटेंट जा रहे हैं कि किसी भी साइट पे जाके हम लगातार ऑपरेशन वहां पे कर पाएं। और भी टीमें आगे हमारी तैयार हैं, बाकी और एनडीआरएफ की और बटालियन से भी टीम जा रही हैं, तो काफी टीमें जा रही हैं वहां पे। जी विक्रांत, अभी आप बता रहे थे इसके पहले कि जब हम एनडीआरएफ की टीम जो मदद के लिए जा रही है और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस से आगे मदद के लिए टीमें भेजी जा रही हैं, उनकी बात हम सुन रहे थे। पर आप बता रहे थे कि भारत के अंदर क्या हाल है।
विक्रांत। जी आकाश, देखिए अभी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुल 34 डेथ के केसेस कंफर्म सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आकाश बिहार में हुआ है, जहां पर 23 लोगों की मौत की कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। 8 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है और 3 लोगों की पश्चिम बंगाल में। भारत सरकार का कहना है कि वो सभी राज्य सरकारों के साथ सीधे संपर्क में है और सभी तरह की मदद मुहैया करवाई जाएगी। नेपाल में तो कुल 10 टीमें भेजी जा रही है एनडीआरएफ की, जिसमें कुल 450 पर्सनल शामिल है एनडीआरएफ के, और 4 टीमें बिहार में भेजी गई है और 1 टीम उत्तर प्रदेश में भेजी गई है, यानी कुल 5 टीमें एनडीआरएफ की देश में और 10 टीमें बाहर भेजी गई हैं। सरकार का कहना है कि वो राज्य सरकारों से भी लगातार संपर्क में है और नेपाल सरकार से भी संपर्क में लगातार है, और किसी भी तरह की मदद की राज्य सरकारों को या नेपाल सरकार को जरूरत पड़ेगी वो तुरंत मुहैया करवाई जाएगी। और जो टीम एनडीआरएफ की जा रही है वो अपने साथ सभी तरह के, उनका सबसे पहला मकसद रेस्क्यू ऑपरेशन है और लोगों को, जो अगर किसी तरीके का लोग कहीं पर दबे हुए हैं तो उनको बाहर निकालने का सबसे पहली प्राथमिकता है। तो उसी हिसाब से वो अपने साथ सारे इक्विपमेंट एनडीआरएफ की सब टीमें लेके गई हैं, साथ साथ जो आवश्यक दवाएं हैं वो सब चीजें लेकर वो प्रभावित स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। धन्यवाद विक्रांत इस जानकारी के लिए। और आपको हमने एक C-130 हर्क्यूलिस को लॉन्च किया है, उसमें 36 एनडीआरएफ के लोग गए हैं और साथ में कुछ अबाउट 3.5 टन लोड गया है। उसके बाद अभी एनडीआरएफ के 200 लोग और जाएंगे इस C-17 ग्लोब मास्टर में। इसमें 200 लोग होंगे और इनका 15 टन का कुछ लोड होगा। उसके बाद रैपिड एक्शन मेडिकल टीम जाएगी, हमारे जो मिलिट्री डॉक्टर्स हैं वो लोग जाएंगे, अबाउट 24 डॉक्टर्स, एंड दे विल हैव देयर एंटायर इक्विपमेंट एंड मेडिसिन्स अलॉन्ग विद देम। तो कल इसके बाद और कुछ उम्मीद है कि कुछ अभी देखिए ऐसा है कि अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास यही रिक्वायरमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो फिलहाल तो दिस इज द ओनली थिंग, एंड एज एंड व्हेन वी गेट सम मोर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो हम और जहाज प्रेजेंट करेंगे सर्विस में। थैंक यू सर। हमारे जांबाज हैं जो नेपाल की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और नेपाल के ही गोरखा हैं जिन्होंने 1815 से आधिकारिक तौर से भारतीय सेना के अंदर लगातार मदद की है, अपना खून बहाया है, अपना लहू बहाया है, और उनकी मदद के लिए नेपाल के लिए इस वक्त ये टीमें रवाना हो रही हैं एक एक करके, और उनके साथ जो लोग जा रहे हैं वो आपसे एक एक करके बात करते जा रहे हैं। एक C-130 हर्क्यूलिस ऑलरेडी। एक चीज और आपको बता दें कि न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि भारत की जो सेना है वो भी नेपाल की सेना के साथ पूरी तरह टच में है, और भारत के सेनाध्यक्ष खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल को किन किन चीजों की जरूरत है जो वहां पर भेजी जाए, पहली बात। दूसरी, भारत सरकार ने भूटान से भी बात की और भूटान सरकार से ये पूछा है कि आपके इधर कितना डैमेज है, क्या आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, ये आप हमें जरूर बताएं। ये जानकारी भी आ रही है। हमारे साथ आरजी गुप्ता साहब यहां पर हैं स्टूडियो में मेरे साथ, और अनिल कुमार सिन्हा जी वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे साथ हैं। अनिल जी, और साथ ही साथ शलभमणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। लेकिन अनिल जी आपके पास आ रहा हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि भारत में जो 34 लोगों की आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि अभी तक मौत हुई है भूकंप के कारण, सबसे ज्यादा 23 बिहार में हुई है, और आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि दरभंगा में जो मौतें हुई हैं वो भूकंप के कारण वैसे नहीं हुई हैं, ये मौतें जो हुई हैं ये भगदड़ के कारण हुई हैं। अनिल जी। जी थोड़ा विस्तार से बताएं, दरभंगा में हुआ क्या था? बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स हम लोग को मिली है, अभी तो जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम है वो सभी जिलों के टच में है और सभी जिलों से ये रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं। हम लोग ने अदरवाइज भी टेलीफोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन भूकंप के इमीडिएटली बाद मोबाइल फ़ोन्स जो है वो प्रैक्टिकली फंक्शन नहीं कर रही थी। समहाउ SMS और व्हाट्सएप पर काफ़ी कुछ मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज हुए। फॉर्चुनेटली दैट वाज वर्किंग। तो इसमें जैसा हमने पहले बताया कि देखिए भूकंप एक ऐसा खतरा है जिसके के बारे में
पहले से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, इसका कोई सीज़न नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई दिन नहीं है, तो ये सडनली आता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को पहले से पता हो रिस्क के बारे में, कि आप जिस इलाके में रहते हैं, आपका घर जहाँ पर है, आपका ऑफिस जहाँ पर है, आप जहाँ काम करने के लिए जाते हैं, वह किस जोन में आता है। तो जैसे बिहार के जो नॉर्थ बिहार है, उत्तरी बिहार है, उसमें 8 हमारे ज़िले हैं जो कि जोन 5 में आते हैं, और उसके बाद 20-22 ज़िले हैं सेंट्रल बिहार में, जिसमें पटना भी है, मुंगेर भी है, जो जोन 4 में आता है। अनिल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जोन 5 का मतलब हुआ कि बहुत खतरा हो सकता है, यहाँ पर आमतौर पर खतरा रहता है, और पोखरा के आसपास का जो इलाका है जहां एपिसेंटर बताया जा रहा है वो भी, और जो उत्तरी बिहार के 8 जिले आप जिनका जिक्र कर रहे हैं ये भी जोन 5 में आते हैं। तो यहां जो लोग रह रहे हैं, जो भी हमें देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आफ्टर शॉक्स अभी भी वहां आ सकते हैं, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि किन बातों का वो ख्याल रखें? देखिए, जहां तक हमारे भारत इंडिया का सवाल है, तो यहाँ पर जोनिंग का एक सिस्टम बना हुआ है, और उसके अनुसार 4 जोन्स हैं। जोन 5 सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, फिर जोन 4 है, जोन 3 है और जोन 2 है। जोन 1 पहले होता था, लेकिन 2001 में जब भुज अर्थक्वेक आया, उसके बाद इसको रिव्यू किया गया था जोनिंग सिस्टम को, और उसके बाद जोन 1 को हटा दिया गया है, क्योंकि उसके कारण एक अननेसेसरी कंप्लेसेंस लोगों के मन में रहता था कि भाई हम जोन 1 में हैं तो कोई खास इससे हमें हानि नहीं पड़ेगी। इसलिए अब जोन 5 से लेकर के 2 तक है। 5 के जो इलाके हैं, वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा इस तरह से आ सकता है कि एक तो जो भूकंप होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। उसके बाद वहाँ पर उसके कारण जो क्षति होता है इमारतों में, जो चाहे निजी इमारत हैं, चाहे पब्लिक के इमारत हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है इससे प्रभावित होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बात पर हम लोग बिहार में बहुत ही एक सघन रूप से काम कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि आप किस जोन में हैं और इस जोन की गंभीरता क्या है, जिससे कि लोगों को रिस्क पता हो। और उसके लिए हम लोग तरह तरह के, हम लोग जैसे ये हमारे, आप शायद इसको देख पा रहे होंगे कि ये कई तरह के हम लोग ने पोस्टर्स इत्यादि तैयार किए हैं, जिसको कि हम लोग हर जिलों में, हर पंचायतों में, स्कूलों में, हर जगह हम लोग इसको भेजते हैं। जो भी ऐसे बहुत से ओकेजन्स होते हैं जिसमें महिलाएं रहती हैं, उद्योग मेला, बिहार दिवस इत्यादि, तो बहुत सघन तरीके से हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि भूकंप के समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करें, अगर आप घर के बाहर हैं तो क्या करें, अगर आप मल्टी स्टोरीड किसी टावर में हैं क्या करें, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करें। ये सब तरीके की बातें इसमें अनिल जी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने जापान के वीडियो देखे बहुत सारे, मैंने ऐसे बहुत सारे डिबेट किए, लेकिन आज जब भूकंप आया तब मैं भी सोच रहा था कि पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे, उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आफ्टर शॉक्स कहा जा रहा है कि अभी भी आ सकते हैं। इसलिए आप पैनिक ना करें। अगर आपको पता है क्या करना है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लौटेंगे अनिल जी के पास, हमारे और भी मेहमान हमारे साथ यहाँ हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर ये रॉयटर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि 758 हो गई है मरने वालों की संख्या जो नेपाल में भूकंप के कारण मारे गए। और साथ ही साथ ये अच्छी खबर भी आ रही है कि भारत का पहला राहत विमान नेपाल पहुंच चुका है। इस विमान के साथ ही एनडीआरएफ के 39 जवान भी नेपाल की धरती पर कदम रख चुके हैं। ये लोग अपने साथ 3.5 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना का ये विमान है सुपर हरक्यूलिस, और काठमांडू ये पहुंचा है C-130J सुपर हरक्यूलिस। इसमें 39 एनडीआरएफ के जवान हैं और 3.5 टन का मदद की सामग्री लेके ये वहां पहुंचे हैं। काठमांडू पहला विमान भारत का पहुंच चुका है मदद के लिए। बहुत तेजी से दोनों देशों के बीच बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले
नेपाल के राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हुई। तुरंत समझा गया कि क्या भेजने की जरूरत है और अब से थोड़ी देर पहले जो हिंडन एयरफोर्स बेस से निकला था वो अब से थोड़ी देर पहले काठमांडू में लैंड कर चुका है इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान। तो हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ है। नीरज, पहली खेप मदद की पहुंच चुकी है? आकाश, ये पहला विमान पहुंच चुका है और इसके अलावा करीब 450 जवानों के साथ 9 और विमान आज शाम तक पहुंचने हैं। ये एनडीआरएफ की जो करीब 4:30 बजे बैठक हुई थी उसमें तय हो गया था। दरअसल एनडीआरएफ का ये मानना था कि फिलहाल उन्हें काठमांडू में जहां एयरफोर्स का ये विमान उतरना है वहां के ग्राउंड कंडीशन, जमीनी हालात का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो पहले एक विमान को भेजकर उन जमीनी हालात का पता लगाएंगे। अब ये विमान पहुंच चुका है। इसके अलावा 450 जवान जो कि पूरी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं और वो अपने साथ पूरे इक्विपमेंट्स और एक डॉग स्क्वाड, जो एक एनडीआरएफ का एक डॉग स्क्वाड होता है जो खासतौर पर ट्रेन किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के, इस पूरे अमले जमले के साथ आज शाम तक काठमांडू पहुंचेंगे। जी, कुल कितनी टीमें जाने वाली हैं? आज रात तक कितनी टीमें नेपाल पहुंच सकती हैं? हालांकि आकाश, इस मुतल्लिक लगातार एनडीआरएफ के अंदर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन करीब 4:30 बजे जो एक बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि आज शाम तक 10 टीमें काठमांडू पहुंच जाएंगी। 10 टीमों का मतलब है करीब 450 एनडीआरएफ के ट्रेंड जवान। एक टीम पहुंच चुकी है, बाकी 9 टीमें प्रोसेस में है, जल्दी से जल्दी वो पहुंचेंगी। और इसके अलावा ये टीमें हिंडन एयरपोर्ट से और भटिंडा एयरफोर्स एयरपोर्ट से निकली हैं, लेकिन इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर भी टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा एनडीआरएफ ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा अमला जमला नेपाल को मदद पहुंचाने के लिए अलर्ट पर डाल दिया है। जितनी दिल्ली से नीरज हमारे साथ ही रुकिए। दिलभूषण पाठक कांतिपुर टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलभूषण जी, पहली सहायता की खेप पहुंच चुकी है नेपाल में, लेकिन काम कितना बड़ा है? कितने बड़े इलाके में डेवस्टेशन हुआ है और कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? कितने लोग घायल हैं? क्या जानकारी है आपके पास? कुछ देर पहले गृह मंत्रालय ने दिया जानकारी के आधार में ये बता सकता है कि करीब 7 से लोग को मृत्यु हो चुका है और करीब 1000 लोग घायल भी हो सकता है। सारा का सारा उद्धार कार्य में फोकस है और पुलिस, हॉस्पिटल की चिकित्सक सबने अपनी हर स्ट्रेंथ उद्धार में लगाया हुआ है। अभी भी सड़क में आम आदमी देख सकता है, कोई भी घर नहीं जा पा रहा है। सबके अब देख सकते हैं सब फियर में गुजरा रहा है। अधिकांश हॉस्पिटल में अत्यधिक चाप है, मरीजों के, बिरामी को, घायल आदमी को। और अभी विभिन्न जिला से ये अपडेट आ रहा है कि हर बहुत सारे जिला में भी बहुत लोगों को। दिलभूषण जी, थोड़ा सा ये समझाएं कि काठमांडू में इस वक्त हालात कैसे हैं? पहली बात, क्या कई इलाकों में अभी भी बिजली नहीं है? और दूसरी, क्या अभी भी लैंडलाइन और मोबाइल फोन कई जगह नेपाल के अंदर ऐसी हैं अभी जहां जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है? बहुत कम टेलीफोन लाइन चालू है। अभी हमारा इंटरनेट भी गया है। आज हर दिन, हर रोज जी। दिलभूषण जी धन्यवाद, और नीरज आपका भी धन्यवाद। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एडिशनल companies for Nepal, the first team left at 4 from Ghaziabad air base, and the second team will move anytime. And we have constituted another committee under NDMA to assess the damages. But the damages and the efforts for relief will come after rescue operation. So first, now next 2-3 hours more, we will be concentrating on the rescue operation. Then we will immediately put efforts for the relief so that the survivors, those especially in the critical conditions, they can be saved. So these are the things we are taking the steps, and as you all know that India is one of the leading countries in terms of response to this kind of natural disaster. So we are having our moral duty also to be carried away in Nepal as a neighboring country.
So there also, because the maximum damage is being reported from Nepal and some of the mountainous regions, I'm sure the reports will take time. But our effort is, we are taking care of our country and helping our neighbor. And at the same time, we are in close coordination working with the state governments, especially Bihar, UP and Bengal. And then our paramilitary forces are also being put in standby. And eastern part of Gorakhpur, Saharsa and these places, our additional forces are also in place. What is the figure which you got from Nepal? What is the official figure? No, it is taking some time. Even there is a report of one death in the Indian embassy also, one of the employees there. And the report seems to be quite on the higher side, approaching 700, and which is likely to go up as per the reports. But as of now, we are very much concerned about those people who might be trapped and who need immediate rescue team to, get them out of the trouble. So, as I said, the initial effort is concentrated on rescue operation. How many deaths did you say in Bihar. तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ये बता रहे थे कि नेपाल को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आरजी गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम नेपाल की बात तो कर रहे हैं कुछ समय से, लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है, इसके आसपास के इलाके हैं, ये कितनी सेफ है, हम कितने तैयार हैं इस तरह के किसी भूकंप के लिए? क्योंकि अगर जोन 5 में है नेपाल के इलाके और उत्तरी बिहार के इलाके, तो हम जोन 4 में दिल्ली में। दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लानिंग बड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नंबर 2, बिना सोचे समझे हम FIR बढ़ा देते हैं। मीन्स आपने स्पेस बढ़ा दी, डेंसिटी बढ़ा दी, रहने वाले आदमी बढ़ा दी, नहीं सोचा पार्किंग कहाँ पर आएगी, ये नहीं सोचा पानी कहाँ से मिलेगा, ड्रेनेज कहाँ से होगी, सीवेज कहाँ से होगा। ये बहुत उसका फिर भूकंप कभी आता है तो एकदम पे क्या असर होता है? उसमें रोड की विड्थ पर डिपेंड करता है। जो रोड की विड्थ आपकी है, पहले आदमी रहते हैं 50, फिर 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, एकदम फ़र्क पड़ेगा। उसकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, बिल्डिंग के पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, करकटुमा के पास में एक 100 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही है फॉर द ऑफिसेज। अब 100 स्टोरी बिल्डिंग पर कैलकुलेशन तो चाहिए कि इसको भूकंप पर बाई चांस कभी आए तो क्या असर पड़ेगा, कितना उसको एरिया, आसपास के एरिया चाहिए, बहुत डिटेल चाहिए ट्रांसपेरेंसी के अंदर, जिसको आप देख सकें, मैं भी देख सकूँ। आदमी कोई चाहे तो अपना सजेशन दे, अपने बातें बताए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट परवाह नहीं करती आजकल। जो है, जब भी कोई चीज़ हो, प्लानिंग हमेशा ध्यान में रखो, चाहे भूकंप आना है नहीं आना है, भाई उसका यदि जो भी प्लान करके बनेगा, भूकंप का असर कम पड़ेगा उसको। अच्छा, थोड़ी देर पहले बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहे थे, मैं अनिल कुमार सिन्हा के पास भी जाऊंगा अभी, लेकिन पहले आप समझना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे भूकंप से मौतें नहीं होती हैं, ज़मीन फटने से और उसके अंदर गिर गए, ऐसी मौतें बहुत कम होती हैं, लेकिन अधिकतर मौतें किस तरह होती हैं? बिल्डिंग गिरने से, सड़कें छोटी होने से, आदमी पास नहीं हो सकता। जमुना पार में कई मौतें हुई हैं, लक्ष्मीनगर के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर हुई हैं कि सड़कें छोटी हैं, सीधी नहीं है, आदमी चल नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते उसके अंदर। तो प्लानिंग से जो भी चीज़ होगी उसमें असर हमेशा उसका अच्छा पड़ेगा, कम मौतें होंगी उसके अंदर। ठीक है, जब ज़मीन फटने से जो होगा सो होगा, लेकिन फिर भी सड़कें सही होने से, पानी की लाइन सही होने से, बिजली सही होने से आदमी कम परेशान होगा, वरना ज़्यादा परेशान होगा, पक्की बात है। अनिल कुमार सिन्हा जी, आप वाइस चेयरमैन है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि अलग अलग परिस्थितियों में अगर हम हैं और कभी भूकंप आता है, छोटा भूकंप या बड़ा भूकंप आए, हमें झटके महसूस होने लगते हैं, तो उस समय आदमी एकदम घबरा जाता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, तब एकदम से सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। आप बताएं कि अगर कोई 7वें माले पर है किसी बिल्डिंग में और उसको भूकंप के झटके महसूस हुए, तो क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि घर में गैस भी जल रही है, गीजर भी चल रहा है, 4 पंखे चल रहे हैं, AC चल रहा है, ये सब चीजें, सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आकाश जी की, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी आपदा, विशेषकर भूकंप, विच इज़ वेरी स्पेक्टाकुलर, और जब वो आता है तो बिल्डिंग तो हिलती है, आदमी को भी वो एक तरीके से बिल्कुल से हिला देता है। तो पहला जो रिएक्शन होता है अनफॉर्चुनेटली वो पैनिक का है, और लोग इतना ज़्यादा भी पैनिक करते हैं कि कई बार ये देखा गया है
कि ऐसे डिजास्टर के समय में लोग तीसरी, चौथी, तीसरी मंजिल से लोग अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ करके कूद जाते हैं। वो उस समय सोच नहीं पाते हैं कि अगर हम इतनी बड़ी मंजिल से कूद रहे हैं तो फिर क्या होगा, या वो जानते हैं लेकिन अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर ओवर रिएक्टिंग, यू सी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि डिजास्टर के समय में जो ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है तो उसकी 3 तरह की पर्सनैलिटी इमर्ज करती है। पहला पर्सनैलिटी वो होता है जो कि फ्रीज कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि माथा सुन्न हो गया आपका, जो फिजिकली आप सुन्न हो गए, तो यू हैव फ्रोजन। तो आप सामने में देख रहे हैं कुछ हो रहा है लेकिन मेंटली, फिजिकली आप एक्शन लेने के इसमें नहीं है, एंड देयरफॉर यू सफर, यू गेट हर्ट, यू आर किल्ड एटसेट्रा। सेकेंड जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो है जिसमें कि पीपल ओवर रिएक्ट एंड दे पैनिक, और इसलिए उसमें 7वें मंजिल पर है जैसा आपने कहा, या 37वें मंजिल पर है। तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग वहाँ से खिड़की से अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ के वहाँ से कूद जाते हैं, अल्टीमेटली दे डाई। लेकिन फॉर्चुनेटली, आई से फॉर्चुनेटली, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इट इज ऑफ दोज पीपल हु नो व्हाट टू डू, दैट इज द नॉलेज, बट दे ऑल्सो नो हाउ टू डू, यू सी। सो यू नो कि डूज एंड डोंट्स आपको पता है, लेकिन हाउ टू डू मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड हाउ टू डू आप क्राइसिस के समय में तभी कर सकते हैं अगर आप पहले से उसके लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। इसी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने बिहार में कई स्टेप्स लिए हैं, जिसमें जैसे हम लोग 15 जनवरी को, जिस दिन 1934 का बहुत बड़ा भूकंप आया था, वो भी बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, 8 से ज़्यादा था। आज हम 7.9 की बात कर रहे हैं, वो 8 से ज़्यादा था, वो 2-2.5 मिनट तक हुआ था। और 1934 में जबकि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, उस समय बिहार में 10,000 के करीब लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो हम लोग 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, जिसमें जिलों में, विशेषकर स्कूलों में, पंचायतों में, और जितने हमारे एनसीसी हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, लोग हैं, कम्युनिटीज़ तक पहुंच करके हम लोग लोगों को ये बताते हैं कि भाई डूज एंड डोंट्स क्या है, गीतों के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से। जो बातें आप कह रहे हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप स्क्रीन पर सीधे सीधे लोगों को डायरेक्टली बताएं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि बाकायदा इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि शायद बड़े भूकंप नहीं लेकिन छोटे आफ्टर शॉक्स महसूस हो सकते हैं। और अभी मैं ट्विटर पे देख रहा हूं, बिहार से जानकारी आ रही है कि कुछ इलाकों में पिछले 5 मिनट के अंदर भी आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। आरजी गुप्ता जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान ना करे कि इस तरह की कोई घटना यहाँ दिल्ली में हमारे सामने आए, कि इस तरह का भूकंप हमारे इधर आए, लेकिन हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी होता है। जहां तक दिल्ली की बिल्डिंग्स का सवाल है, एनसीआर की बिल्डिंग्स का सवाल, ये कितनी सुरक्षित है, क्योंकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट उनको बनाना और उसकी सीमा भी क्या है, ये जरूरी होता है। दिल्ली के अंदर 2/3 एरिया ऐसे हैं, 2/3 जो कि अनऑथराइज्ड है, जो कि स्लम्स हैं, जो कि क्लस्टर से बने हुए हैं, उनमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, अनप्लान्ड है, सड़कें कहीं छोटी हैं कहीं बड़ी हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली का 2/3 इलाका ऐसा है जो अनप्लान्ड है। पक्की बात है, सबका डिटेल्स मेरे पास है। अब बार बार हम कहते हैं इसका प्लान, इसको रीप्लान करो, इसको रीडेवलप करो, इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, इसको रीमैनेज करो, इसको रिहेबिलिटेट करो, कोई परवाह नहीं करता कि जब होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, हम जब प्यास लगती है तभी कुआं खोदने की सोचते हैं। तो आज भूकंप नेपाल में आया तो हम सोच रहे हैं कि हम तैयार हैं, यानी पिछले कई साल में जो प्लानिंग हो रही है वो गलत हो गई, उसकी हमें चिंता नहीं होती है, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि क्यों ये जरूरी है। फिर भूल जाएंगे 10 दिन बाद, कोई परवाह नहीं करता। जिसको पड़ती वो परवाह करता है, बाकी कोई परवाह नहीं करता। ये आपका एक्सपीरियंस है एकदम कई दशकों का, एकदम जिसके कारण आप ये कह रहे हैं। एकदम पक्का है। मैं दिल्ली में 50 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, करना चाहिए, सब कुछ प्लान पे बेस करता है। अब नोएडा बना, जब स्टार्ट किया ना 1976 में, सोच के छोटा सा नोएडा बनाएंगे, बनते बनते 10 टाइम्स बन गया। जी, तो प्लानिंग जैसे चीज को ध्यान देना पड़ेगा, खासतौर से इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ 120 करोड़ पॉपुलेशन के आसपास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चेता रहे हमें आरजी गुप्ता जी। इस वक्त हम अनिल कुमार सिन्हा जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उनसे पहले आइए चलते हैं अमित चौधरी के पास चंडीगढ़।
अमित, जो हमने ईमेल दिया है उस पर डिटेल्स डाले हैं इन परिवार ने जो आपके साथ हैं, जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार अभी नेपाल के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं? जी हाँ आकाश, ये वहां पर डाल रहे हैं। और अभी एक बड़ी अच्छी बात यह कि इस वक्त मेरे हाथ में जो आप फोन देख रहे हैं, इसमें प्रीति का फोन आया हुआ है। प्रीति इनकी बेटी है, उसका अभी बड़ी मुश्किल से फोन लगा है। वो बता रही हैं वो खुद सुबह जो है हॉस्टल में फंसी हुई थी। अब वो एमबीबीएस कर रही हैं, लेकिन अब वो खुद हॉस्पिटल में जाकर लोगों का जो वहां पर लोग आ रहे हैं उनकी मदद कर रही हैं। आइए खुद जानते हैं प्रीति से। प्रीति, आप बताइए, आप इस वक्त ऑन एयर हैं, आप बताइए कि वहां पर सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है और अब आप किस तरह से मदद कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं और बहुत सारे घर भी गिर चुके हैं। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एम्बुलेंस आए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स हैं सब काम पे लगे हुए हैं अभी। प्रीति खुद पूरी तरह ठीक है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बताइए बताइए। हाँ, और वही सब काम पे लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत इमरजेंसी का कंडीशन चला हुआ है। एवरीवेयर डिजास्टर एंड डिजास्टर। यहाँ पे बहुत सारे घर सब गिरे पड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग भी मर चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में ही अराउंड 50 मर चुके हैं एंड बहुत सारे बेबीज भी है वहाँ पे। आप ये बताएंगे आप कौन से हॉस्पिटल में एमबीबीएस कर रही हैं, और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थी और कैसे क्या कुछ हुआ? मैं किस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही हूँ और जब ये हुआ तब मैं हॉस्टल में अकेली थी और उस टाइम में हमारा हॉस्टल भी ऑलमोस्ट एवरी वॉल्स गिर चुका है एंड बिल्डिंग क्रैक्ड है पूरा। इट्स मीन्स वहाँ पे रहने लायक का कंडीशन नहीं है और हम के बाहर आए तब बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए थे उस टाइम तक। और अब आप खुद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें लग गई हैं? हाँ, अभी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जिनको चोट लगा है उन लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं। आप मेडिकल बैकग्राउंड से आप बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह की चोटें लगी हुई हैं और किस तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है वहाँ पर? लगता है फोन कट गया है क्योंकि काफी ज्यादा जो है कंजेशन है और काफी मुश्किल से फोन मिल पा रहा है, तो अभी फोन कट गया है। लेकिन इस परिवार के लिए एक अच्छी बात है। एक बात बताइए, मुझे तो लगा था जैसे आपने मुझे अच्छी खबर सुनाई तो मैं एक्सप्रेशन देख रहा था परिवार के, तो इनके चेहरों पे हवाई क्यों उड़ी हुई है? मतलब ये खुश क्यों नहीं लग रहे? अपनी बेटी से बात हुई, बेटी ठीक है, जरा उनसे थोड़ी सी बात करें शॉर्ट, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, लौटूंगा फिर आपके पास, लेकिन आप पहले बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि नेपाल का दुख हमारा दुख है। नेपाल सरकार ने, आपको ये भी बता दें, आपातकाल की घोषणा कर दी है। मृतकों की संख्या बढ़कर 876 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने तुरंत नेपाल सरकार से बात की और ये समझने की कोशिश की कि क्या जरूरत है नेपाल को, और उसके तुरंत बाद सबसे पहले नेपाल की मदद करने के लिए अगर कोई आ गया है तो वो भारत है। भारत की एनडीआर मानवीय के संवेदनाओं को उजागर करने के लिए, मानवीय संवेदनाओं को संजोने के लिए एक बहुत बड़ी औषध के रूप में काम करता है। और जो साहित्य रचना करता है, आजकल आप कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना दें और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के साथ एक 2000 शब्द डाल दें और कंप्यूटर को कह दें कि भाई देखिए उसमें से कुछ बना करके निकाल दो, तो शायद वो बना देता है। लेकिन वो प्रोडक्शन होगा, वो असेंबल करेगा, क्रिएशन नहीं कर सकता है।
और ये क्रिएटिविटी जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले नेपाल के बारे में ये कहा है कि नेपाल का दर्द हमारा दर्द है। नेपाल को भारत मदद भेज चुका है और मदद भेजने की तैयारी इस वक्त है। बिल्कुल तैयार खड़े हैं कुछ विमान नेपाल मदद के लिए जाने के लिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दफ्तर से बाकायदा भूटान से भी बातचीत की गई है और उनसे पूछा गया है कि अगर उन्हें जरूरत है तो किस तरह भारत उनकी मदद कर सकता है। जहां तक नेपाल का सवाल है, वहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 876 हो गई है। साथ ही साथ वहां ऐतिहासिक धरोहर भी नष्ट हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रपति से खुद बात की है। ये बात उन्होंने अब से कुछ ही मिनटों पहले कही है, नेपाल का दर्द हमारा दर्द है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।